एवरीवन, वेलकम टू सोनम क्लासेस। आज जो है हम अपनी रिंग चैप्टर की थ्योरम्स करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। थ्योरम देखो, हमारी स्टेटमेंट क्या है। अ कॉम्यूटेटिव रिंग इज़ एन इंटेग्रल डोमेन इफ़ एंड ओनली इफ कैंसिलेशन लो होल्ड्स इन द रिंग। तो हमें यहाँ पर क्या बोला है कि एक कॉम्यूटेटिव रिंग है, उसे हम क्या बोलेंगे, इंटेग्रल डोमेन बोलेंगे। कब इंटेग्रल डोमेन बोलेंगे? इफ़ एंड ओनली इफ अगर कैंसिलेशन लो होल्ड करेगी। तो कहते हैं कि अगर रिंग में कैंसिलेशन लो होल्ड करेगी तो कॉम्यूटेटिव रिंग को इंटेग्रल डोमेन बोलेंगे, और अगर कॉम्यूटेटिव रिंग को इंटेग्रल डोमेन बोलना है तो फिर कैंसिलेशन लो क्या करेगी, होल्ड करेगी। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारी इंटेग्रल डोमेन क्या होती है, उसे देखते हैं। इंटेग्रल डोमेन का मतलब रिंग की यानी कि 8 प्रॉपर्टीज़ प्लस कॉम्यूटेटिव प्लस यूनिटी एंड प्लस में विदाउट जीरो डिवाइजर्स। यानी कि हमारे पास रिंग के अंदर हमें 5 एडिशन की प्रॉपर्टी मिलती हैं, 2 मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी मिलती हैं और एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मिलती है। तो प्लस में ये जो कॉम्यूटेटिव वर्ड लिखा हुआ है, ये स्पेसिफिकली जो नेम लिखा हुआ है, इसका मतलब ये मल्टीप्लिकेशन की कॉम्यूटेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्योंकि रिंग जब उन्होंने बोला था तो 8 प्रॉपर्टीज तो हमें मिल ही गई थी, 5 एडिशन की तो पहले ही मिल गई थी, क्लोजर भी, एसोसिएटिव भी, आइडेंटिटी भी और इन्वर्स भी और कॉम्यूटेटिव भी। और प्लस में 2 मल्टीप्लिकेशन की मिली थी, कौन कौन सी थी, हमारी क्लोजर और एसोसिएटिव और एक डिस्ट्रीब्यूटिव। तो इसका मतलब अब स्पेशली इसके साथ एक वर्ड नाम जोड़ा है हमने, कॉम्यूटेटिव। तो ये कॉम्यूटेटिव किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मल्टीप्लिकेशन की। प्लस में यूनिटी, यूनिटी मतलब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। लेकिन देखो यहाँ पर मैंने एक और भी लिखा हुआ है, कई ऑथर्स कहते हैं कि इसके अंदर यूनिटी प्रॉपर्टी होती है, यानी कि यूनिट एलिमेंट होता है, और कई कहते हैं कि नहीं होते। तो हम इसीलिए नीचे वाले कंसीडर करके चलेंगे कि रिंग कॉम्यूटेटिव और विदाउट जीरो डिवाइजर, क्योंकि कई का मानना है कि होती है और कईयों का मानना है कि नहीं होती। इसीलिए हम यही चीज़ मान के चलेंगे कि सिर्फ और सिर्फ इंटेग्रल डोमेन में हम क्या लेके चल रहे हैं, रिंग कॉम्यूटेटिव प्लस में विदाउट जीरो डिवाइजर। ठीक है, तो यूनिटी को इसीलिए हम कंसीडर करके नहीं चल रहे, इसीलिए मैंने यहाँ पर और लिखा था। तो हम जब इंटेग्रल डोमेन की बात करेंगे तो हम ये बातें लेके चलेंगे कि रिंग होगा, कॉम्यूटेटिव होगा और विदाउट जीरो डिवाइजर। रिंग के बारे में और फील्ड के बारे में अगर आपने पढ़ना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है कि रिंग क्या होता है, फील्ड क्या होता है, वहाँ से देख सकते हैं। तो हमारे पास ये चीज़ आ गई, ये आ गया हमारा इंटेग्रल डोमेन। अच्छा, लेकिन इन्होंने जिस बारे में फोकस किया है वो ये है कि विदाउट जीरो डिवाइज़र क्या है। विदाउट जीरो डिवाइज़र को पढ़ो, क्या बोला है उन्होंने। कहते हैं कि अगर आप रिंग के कोई भी 2 एलिमेंट उठाते हो, लिखा हुआ है ना, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, और आप उनकी प्रोडक्ट को क्या लेके चल रहे हो, जीरो लेके चल रहे हो। ध्यान से, अगर हम रिंग के कोई भी 2 एलिमेंट उठाते हैं और आप जो है प्रोडक्ट को जीरो लेके चल रहे हो, तो या तो आंसर ए जीरो होना चाहिए या बी जीरो होना, लिखा हुआ है ना, आइदर ए जीरो और बी जीरो, चाहे दोनों जीरो हो जाए। मतलब अगर आप ये कह रहे हो कि आपने रिंग के अंदर से 2 एलिमेंट लिए हैं और उनकी प्रोडक्ट जीरो है, तो कहते हैं प्रोडक्ट तब जीरो होगी या तो ये जीरो होगा या ये जीरो होगा, या फिर दोनों ही चाहे ज़ीरो हों, लेकिन इनमें से ज़ीरो ज़रूर कोई होना चाहिए, तभी प्रोडक्ट क्या आए, ज़ीरो। तो अगर ऐसी प्रॉपर्टी अगर आप हर 2 एलिमेंट के लिए रिंग में दिखाते हो तो हम बोलेंगे कि जो रिंग है वो कैसी है, विदाउट जीरो डिवाइज़र। पर अगर आप हर किसी के लिए नहीं दिखा पाते, यानी कि आप इसके अंदर से कोई ऐसी भी प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेते हो कि आपके 2 नॉन जीरो एलिमेंट है और आपने उनकी मल्टीप्लाई करी और आंसर क्या आ गया, जीरो। क्या बोला है मैंने, 2 नॉन जीरो एलिमेंट की मल्टीप्लाई अगर ज़ीरो आ जाए, अगर आप ऐसा कोई पेयर फाइंड आउट कर लेते हो, तो फिर रिंग जो है हमारी विदाउट जीरो डिवाइज़र नहीं होती, तो फिर रिंग क्या बन जाती है, विद जीरो डिवाइज़र। तो ये कॉन्सेप्ट अच्छे से पता होना चाहिए। विदाउट जीरो डिवाइज़र का क्या है कि आपके रिंग के हर एक 2 एलिमेंट के लिए, आप कोई भी 2 एलिमेंट उठाते हो, उन सब के लिए अगर आप प्रोडक्ट ज़ीरो ले रहे हो तो प्रोडक्ट जीरो लेते वक्त कोई ना कोई एलिमेंट ज़ीरो होना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर आपको कोई भी 2 एलिमेंट ऐसे मिल जाते हैं कि आप मल्टीप्लाई ले रहे हो 2 नॉन जीरो एलिमेंट की, और उनके बावजूद भी 2 नॉन जीरो एलिमेंट की मल्टीप्लाई अगर जीरो आ गई, तो इसका मतलब रिंग फिर विदाउट जीरो डिवाइज़र नहीं है, विद जीरो डिवाइज़र है। ठीक है। अच्छा, अब हमारी इस थ्योरम में एक और वर्ड यूज़ हुआ था, कैंसिलेशन लो। तो पहले देख लेते हैं कि कैंसिलेशन लो क्या होता है। कैंसिलेशन लो क्या है कि अगर हम हर एक
एलिमेंट मतलब ए बी सी रिंग से लें, अगर हम ये देखें कि हमारी ए की बी के साथ स्टार, अब स्टार कुछ भी हो सकती है, स्टार प्लस है, स्टार मल्टीप्लाई है, या कुछ भी है, ये ऑपरेशन दे रखा है। तो ए स्टार सी मतलब ए स्टार बी अगर ए स्टार सी के इक्वल है और आप ये कह देते हो कि ए हट गया, आंसर क्या आ गया, बी इज इक्वल टू सी। देखो पीछे लिखा भी हुआ है, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर एंड ए इज नॉन जीरो, यानी कि जो चीज़ हटी है, कैंसिल हुई है, वो नॉन जीरो होना चाहिए। तो ये होती है हमारी कैंसिलेशन लो, कि अगर हम ये स्टार लेके चल रहे हैं और अगर वो जो एलिमेंट है नॉन जीरो है और वो हट जाता है, यानी कि सीधा क्या आ जाता है, बी इज इक्वल टू सी, ये जो ये एलिमेंट है, जो नॉन जीरो एलिमेंट है, ये हट जाता है। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर, हर एक ऐसे आप कोई भी 3 एलिमेंट ले रहे हो और आप ये लेफ्ट वाला लेफ्ट वाले से काट रहे हो, इसी तरह से राइट पर भी आ सकते थे। मतलब कैंसिलेशन लॉ में इसे बोलेंगे हम लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, ठीक है। और अगर आप यूँ लिख देते बी स्टार ए बराबर में सी स्टार ए और फिर ए हटता, तो अगर हमारा बी बराबर सी आता तो उसे राइट कैंसिलेशन लॉ बोलते, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ए की इसलिए शो करी है क्योंकि हमारी जो थ्योरम है वहाँ पर कॉम्यूटेटिव रिंग है, और कॉम्यूटेटिव में क्या होता है कि बी स्टार ए है या बी ए स्टार बी है, बोथ आर इक्वल। तो थ्योरम स्टार्ट करते हैं। तो थ्योरम में हमें बोला कि कॉम्यूटेटिव रिंग हमारी इंटेग्रल डोमेन है अगर रिंग में कैंसिलेशन लॉ जो है होल्ड करती है। तो इसका मतलब तो क्या हो गया कि कॉम्यूटेटिव रिंग तो हमें वैसे ही गिवन मिल गई, चाहे हम ये कैंसिलेशन वाला गिवन मान के चलें, चाहे फिर हम इंटेग्रल वाला गिवन मान के चलें, क्योंकि इन दोनों के बीच में इफ़ एंड ऑनली इफ है। तो इसका मतलब हम जो है अपनी कॉम्यूटेटिव रिंग स्टार्टिंग में लेके चलते हैं, हमने उसका कुछ नेम एज्यूम कर लिया, रिंग के लिए हमने आर ही नोटेशन ले ली। तो हमने कहा कि आर जो है हमारी क्या होगी, कॉम्यूटेटिव रिंग, और ब्रैकेट में गिवन लिख दिया, ठीक है। अब चाहे आप गिवन इंटेग्रल डोमेन लो चाहे कैंसिलेशन लो, क्योंकि इन दोनों में से एक गिवन लोगे एक प्रूव करोगे, क्योंकि बीच में इफ़ एंड ओनली इफ है। तो अब हमने टू प्रूव में अपना क्या लिखा कि ये वाली जो कॉम्यूटेटिव रिंग जिसका नाम क्या है आर, अगर आर इंटेग्रल डोमेन है तो बीच में किस चीज़ का सिंबल आया, इफ़ एंड ओनली इफ का। तो मुझे आर में क्या होल्ड करके दिखानी है, कैंसिलेशन लो। तो अब एक बार मैं क्या करूँगी, इस चीज़ को गिवन मान के चलूँगी, ठीक है, और इस चीज़ को मैं क्या कर दूँगी, प्रूव कर दूँगी, और एक बार इस चीज़ को गिवन मान के चलूँगी और एक बार इस चीज़ को प्रूव कर दूँगी। तो सबसे पहले हम सपोज करके चलते हैं कि आर हमारा क्या है, इंटेग्रल डोमेन। अब आर को मैं इंटेग्रल डोमेन लेके चलूँगी तो मेरा टू प्रूफ क्या बन गया कि मुझे आर के अंदर कैंसिलेशन लॉ क्या करनी है, होल्ड करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सपोज कर लिया कि आर हमारा क्या है, इंटेग्रल डोमेन। अब आर इंटेग्रल डोमेन हो गया, मुझे आर में क्या होल्ड करवानी है, कैंसिलेशन लो। अब कैंसिलेशन लो पढ़ के आए थे ना कि अगर हम ए स्टार बी को ए स्टार सी के इक्वल लेके चल रहे हैं और अगर लास्ट में आपने बी बराबर सी दिखा दिया तो आपकी होल्ड कर जाएगी। अब क्योंकि यहाँ पर मुझे पता है कि हमारा जो स्टार है वो मल्टीप्लाई के लिए काम कर रहा है कैंसिलेशन लो में, क्योंकि हमने यहाँ पर ऑपरेशन क्या है, मतलब मल्टीप्लाई वाली लेके चल रहे हैं, तो हमने यहाँ स्टार पहले ही से क्या ले लिया, मल्टीप्लाई ले लिया, ठीक है। वो तो जस्ट एक हमने कैंसिलेशन लॉ का फॉर्मूला एज्यूम किया था, यहाँ पर हमने कैंसिलेशन लॉ, यहाँ पर हमने क्या लेके चले, मल्टीप्लाई, ए बी इज इक्वल टू ए इंटू सी। तो सबसे पहले ये ए बी सी हैं आपके कहाँ के हैं, रिंग के हैं, और ए आपका क्या है, नॉन जीरो है। स्पेशली फोकस ऑन ए इज़ नॉन जीरो, क्योंकि हमने ये नॉन जीरो एलिमेंट ही कंसीडर किया है। तो हम a इंटू बी को a इंटू सी के इक्वल लेके चले। अब हमें टारगेट पता है क्योंकि हमने नॉन जीरो लिया है, हमें किसी तरह से ये दिखाना है कि b बराबर c आ जाए। अब दिखाना है तो प्रूव तो करना पड़ेगा ना, अब ऐसे तो लिख नहीं सकते। अब हमने इसकी कैलकुलेशन करी। अब कैलकुलेशन करी तो हमारा a b था, ये यहीं पड़ा रह गया, और जो ए सी राइट हैंड साइड पर था मैं उसे लेफ्ट हैंड साइड पर ले आई और इक्वल टू में क्या आ गया, ज़ीरो। अब मैंने देखा कि दोनों में ही लेफ्ट साइड पर ए है, तो मैंने ए क्या ले लिया, कॉमन, और ब्रैकेट में क्या आ गया, बी माइनस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। अब ध्यान से सुनो कि a इंटू बी माइनस सी अगर ज़ीरो आ गया, अब ये तो यहीं पर रुक गया। हमें जो गिवन है, हमने स्पेशली गिवन क्या लेके चले हैं, इंटेग्रल डोमेन, और इंटेग्रल डोमेन का मैंने आपको बताया था, इंटेग्रल डोमेन में रिंग है, कॉम्यूटेटिव है और विदाउट जीरो डिवाइज़र है। तो स्पेशली देखो यहाँ पर कौन है, विदाउट जीरो डिवाइज़र का काम होगा। विदाउट जीरो डिवाइज़र ने क्या कहा था कि अगर आप दो चीज़ों की प्रोडक्ट ज़ीरो ले रहे हो तो उनमें से पक्का कोई ना कोई ज़ीरो ज़रूर होगा, आइदर दिस और दिस,
तो अब वही चीज़ हम यूज़ कर लेंगे, क्योंकि आर हमारा इंटेग्रल डोमेन है तो इसका मतलब आर विदाउट जीरो डिवाइज़र है। तो देखो लिखा है ना, क्योंकि आर इंटेग्रल डोमेन है सो इट इज़ विदाउट जीरो डिवाइज़र, देयरफॉर आइदर ए इज इक्वल टू ज़ीरो और बी माइनस ए इज इक्वल टू ज़ीरो। बट हमने तो शुरू में ही बोला था कि ए हमारा क्या है, नॉन जीरो, तो इसका मतलब ये वाली चीज़ तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ज़ीरो किसको होना पड़ेगा, बी माइनस सी को, और बी किसके बराबर आ गया, सी के। तो देखो हम क्या लेके चले थे, ए बी बराबर ए सी, जिसमें से ए क्या था, नॉन जीरो, और ए से ए हट गया, क्या आ गया, बी बराबर सी। तो इसका मतलब हमने प्रूव कर दिया कि हमारी कैंसिलेशन लॉ जो है होल्ड करती है। तो हमने लिख दिया हेंस कैंसिलेशन लॉ होल्ड्स इन आर। अब कन्वर्स, अब हम मान के चलेंगे कि हमारी कैंसिलेशन लॉ जो है होल्ड करती है और हम इंटेग्रल डोमेन प्रूव करेंगे। देखो सपोज कैंसिलेशन लो होल्ड्स इन आर, हमने सपोज कर लिया कि आर में हमारी कैंसिलेशन लो क्या करती है, होल्ड। सो वी विल प्रूव दैट। अब हमें देखो आर तो हमें कॉम्यूटेटिव रिंग तो मिली हुई थी, अब हमें आर को क्या दिखाना है, इंटेग्रल डोमेन। अब अपना माइंड में ये चीज़ सोचो कि इंटेग्रल डोमेन में हमें क्या क्या चाहिए था, रिंग चाहिए थी, हाँ जी, कॉम्यूटेटिव चाहिए था, हाँ जी, और विदाउट जीरो डिवाइजर चाहिए था। तो कॉम्यूटेटिव रिंग में कॉम्यूटेटिव प्लस में रिंग तो मिल ही गया, तो सिर्फ कितना रह गया प्रूव करना, विदाउट जीरो डिवाइजर। तो देखो लिखा है हमने, क्योंकि आर का नाम कॉम्यूटेटिव रिंग हमने रखा था, सो वी विल शो दैट आर इज विदाउट जीरो डिवाइजर। तो सिर्फ यही तो रह गया, इंटेग्रल डोमेन की दो चीज़ें तो ऑलरेडी गिवन ही है, एक चीज़ रहेगी, अब वो प्रूव कर देती हैं। अब विदाउट जीरो डिवाइजर दिखाना है तो आप समझ ही गए हो कि विदाउट जीरो डिवाइजर में हम क्या लेके चलेंगे कि भाई हमारी दो एलिमेंट की अगर मल्टीप्लाई हमारी ज़ीरो है तो या तो ए ज़ीरो होगा या फिर बी ज़ीरो होगा। तो देखते हैं। तो इसके लिए हमने रिंग से दो एलिमेंट लिए, ए और बी, और उनके प्रोडक्ट को हम जीरो लेके चले। अब ध्यान देना, प्रोडक्ट जीरो ले ली। अब मैंने उसको ये कहा कि भाई अगर तेरा ये ए खुद ही ज़ीरो हुआ, तो कहता है जब ए ज़ीरो आ गया अब हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि प्रोडक्ट ज़ीरो में कम से कम एक ज़रूर ज़ीरो होना चाहिए, क्योंकि विदाउट जीरो डिवाइज़र ये मांगता है। कहता है अच्छा अगर हो गया तो कहते फिर तो कुछ प्रूव करने का बचा ही नहीं, क्योंकि आपने ठीक ही कह दिया कि भाई दो जो प्रोडक्ट ली हैं दो एलिमेंट के उसमें से एक ज़ीरो है। पर कहता है अच्छा अगर ऐसा ना हुआ तो, कहते ना हुआ तो फिर अब देखो फिर आपका बी जीरो आना चाहिए। तो हम मान के चले कि अच्छा कि ए हमारा अब नॉन जीरो, पहले ए जीरो मान के चले तो थ्योरम ही ख़त्म हो गई, लेकिन अगर ये नॉन जीरो हुआ तो हमने माना कि ये नॉन जीरो है, ठीक है, हम ए बी को जीरो तो लेके चले ही थे। अब मुझे ये बताओ क्या मैं इस जीरो को ए इंटू जीरो नहीं लिख सकती। अब आपके मन में आएगा कि ऐसा क्यों लिखा, आप खुद सोचो, हमें गिवन क्या है, कैंसिलेशन लो। अगर कैंसिलेशन लो गिवन है और ए नॉन जीरो है और किसी तरह से ए पहले नंबर पर आ जाए तो कट नहीं जाएगा वो, तो उसका यूज़ भी तो करना है ना जो गिवन है। तो हमने ज़ीरो को क्या लिख दिया, ए इंटू ज़ीरो। तो अब बस अब हम उसको कहेंगे क्योंकि गिवन है कि कैंसिलेशन लो जो है आर में होल्ड करती है, सो ये एलिमेंट नॉन ज़ीरो है, तो ये से ये गया, तो बी किसके बराबर आ गया, ज़ीरो के। तो देखो बी हमारा ज़ीरो आ गया और हमने लिख दिया कि जो हमारा आर है, इसीलिए हमारा जो आर है वो क्या हो गया, विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र। और जैसे ही आर विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र हुआ तो आर हमारा क्या बन गया, इंटेग्रल डोमेन, हेंस प्रूव। तो हमारी थ्योरम फिनिश होगी। बहुत ही सिंपल सी थ्योरम थी ये। नेक्स्ट थ्योरम देखो, एवरी फील्ड इज एन इंटेग्रल डोमेन, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम फॉर योर एग्जाम। कहते हैं हर फील्ड इंटेग्रल डोमेन होती है। अब पहले तो हमने अपने माइंड में सोचा भाई फील्ड, अब फील्ड पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर किसी को नहीं मालूम तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप देख सकते हो कि फील्ड क्या है। और इंटेग्रल डोमेन का तो जस्ट मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था इसी थ्योरम में, यानी कि इसी वीडियो में। तो देखो क्या है, हमें ये कहा कि हर एक फील्ड इंटेग्रल डोमेन होती है। अब फील्ड हमने देखा कि भाई क्या होता है, फील्ड में देखा जाए तो आपकी टोटल 11 प्रॉपर्टीज़ होती हैं, पांचों एडिशन की भी, पांचों मल्टीप्लिकेशन की भी, और एक हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव की। तो देखा जाए पांचों एडिशन पांचों मल्टीप्लिकेशन मतलब कॉम्यूटेटिव भी, हमारी एसोसिएटिव भी, हमारी इन्वर्स भी, हमारी आइडेंटिटी भी, हमारी क्लोजर भी, तो यही पांचों एडिशन की भी है, यही पांचों आपकी मल्टीप्लिकेशन की भी है, और एक डिस्ट्रीब्यूटिव भी। तो सबसे पहले तो हमने लिखा कि हम जानते हैं कि जो फील्ड है वो क्या है, कॉम्यूटेटिव है, रिंग है, यूनिटी है। 8 प्रॉपर्टी नो,
10 और ये आ गई हमारी। अच्छा, अब यहाँ पर कॉम्यूटेटिव और यूनिटी आ गई और प्लस में हमारी इसके अंदर कौन सी होती है, डिवीज़न रिंग भी होती है। अब आप कहोगे कि डिवीज़न रिंग क्यों नहीं लिखा, मतलब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्यों नहीं लिखा, क्योंकि उसका फोकस किसके ऊपर है, इंटेग्रल डोमेन के ऊपर। तो इंटेग्रल डोमेन आपको पता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स वाली तो चीज़ रखता नहीं, उसको तो सिर्फ कॉम्यूटेटिव और रिंग से मतलब था, तो हमने इसीलिए इसको पहले इतनी चीज़ लिख दी। ठीक है, वैसे ये कॉम्यूटेटिव, डिवीज़न रिंग प्लस यूनिटी ये चीज़ होती है, पर हमने जान के ही लिखा क्योंकि हम इंटेग्रल डोमेन के पास जाना चाहते हैं और हम ये दिखाना चाहते हैं कि देखो हमारे पास ये चीज़ तो ऑलरेडी है। अब देखो, सो टू प्रूव दैट हमें क्या प्रूव करना है कि एवरी फील्ड इज़ एन इंटेग्रल डोमेन। हमारी फील्ड ये होती है। हाँ, प्लस में अगर आप वैसे डालना चाहो तो डाल सकती हो, कि नॉन जीरो एलिमेंट हैज़ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, क्योंकि हमने जैसे फील्ड इक्वल टू में कर रखा है ना, इस वजह से। अदरवाइज़ हमने वैसे इंटेग्रल डोमेन के लिए कहने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, आप ऐसे भी काम चला सकते हो। ओके, चल, सो अब हमें प्रूव क्या करना है भाई, हमें दिखाने की हर एक फील्ड इंटेग्रल डोमेन है। तो अब आप खुद सोचो, इंटेग्रल डोमेन में क्या चाहिए था, हमें रिंग चाहिए थी, हमें कॉम्यूटेटिव चाहिए था और विदाउट जीरो डिवाइजर चाहिए था। फील्ड ने हमें क्या क्या चीज़ दे दी, कॉम्यूटेटिव और रिंग तो दे ही दिया। तो अब देखा जाए तो फील्ड के पास सारी क्वालिटी है, सिवाय किसके, कि हमें ये चीज़ दिखानी है कि वो विदाउट जीरो डिवाइज़र है। विदाउट जीरो डिवाइज़र का मतलब कि उसके अंदर जीरो डिवाइज़र नहीं है ना, क्योंकि विदाउट जीरो डिवाइज़र का मीनिंग क्या है कि बिना जीरो डिवाइज़र के फील्ड क्या होनी चाहिए, बिना जीरो डिवाइज़र के। तो हमने उसको ये कहा कि हमें हर एक फील्ड को अगर इंटेग्रल डोमेन दिखानी है तो इंटेग्रल डोमेन कहता है कि रिंग, कॉम्यूटेटिव और विदाउट जीरो डिवाइजर। तो फील्ड कहता है मैं कॉम्यूटेटिव भी हूँ, मैं रिंग भी हूँ, बस मेरे को ये नहीं पता कि मैं जीरो डिवाइजर हूँ या नहीं हूँ। तो इसका मतलब अब प्रूव करना क्या रह गया, तो वी ओनली हैव टू शो दैट कि जो फील्ड है वो क्या है, हैज़ नो जीरो डिवाइजर, कि वो जीरो डिवाइजर नहीं रखता। अब फिर वही बात, अब अगर जीरो डिवाइज़र नहीं रखता मतलब हमें विदाउट जीरो डिवाइज़र कहना है फील्ड को, तो इसका मतलब तो मुझे ये प्रूव करना होगा कि मैं अपनी फील्ड से, फील्ड यानी कि एफ से, एफ नोटेशन ले ली कि फील्ड से अगर मैं कोई भी दो एलिमेंट उठाती हूँ और उन दोनों की प्रोडक्ट जीरो लेती हूँ तो पक्का कोई ना कोई ज़ीरो ज़रूर निकलेगा, है ना। तो अब स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, मैंने माना कि भाई ए नॉन जीरो है। अब ध्यान से सुनना, मैंने क्या मान लिया कि ए क्या है, नॉन जीरो। और क्योंकि f क्या है, फील्ड, और फील्ड के अंदर पांचों एडिशन की, पांचों मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ होती हैं और एक डिस्ट्रीब्यूटिव भी होती है। मल्टीप्लिकेशन की इन्वर्स जो अभी मैंने स्पेशली लिखा भी था कि इसके अंदर ये वाली खास बात भी है, क्योंकि पांचों एडिशन की थी, पांचों मल्टीप्लिकेशन की, और पांचों मल्टीप्लिकेशन में वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स रखती थी, लेकिन किसका, नॉन जीरो एलिमेंट का। तो स्पेशली वहाँ पर लिखा था नॉन जीरो एलिमेंट हैज़ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो अगर एफ फील्ड है तो फिर ए नॉन जीरो है, तो ए का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, बिल्कुल होगी ये बात। अच्छा, हमें क्या गिवन मिला है, हमें मिला है कि ए इंटू बी बराबर जीरो आपको मिला हुआ है। अब ध्यान से सुनना, अगर a इंटू बी बराबर ज़ीरो मिला हुआ है और मुझे पता है कि इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, तो क्यों ना मैं दोनों जगह इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दूं। लेकिन इन्वर्स किस चीज़ का है, ए का या बी का है, ए का। तो आपका ए के साथ रोल प्री में काम करेगा या पोस्ट में काम करेगा, ऑब्वियस ही बात है। अगर ए प्री साइड है तो हम ए इन्वर्स को भी प्री वाली साइड पर मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैंने क्या लिख दिया, प्री मल्टीप्लाई बाय ए इन्वर्स ऑन बोथ साइड्स। तो देखो दोनों जगह ही हमने प्री मल्टीप्लाई कर दी। यहाँ देखो, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। यहाँ कौन था, जीरो जीरो जीरो, और यहाँ कौन था, ए बी। तो दोनों की प्री साइड मल्टीप्लाई कर दी। अब ऐसा किया मैंने। अच्छा, लेकिन मुझे पता है ए इन्वर्स का ए के साथ अगर मल्टीप्लाई होता है तो वो आइडेंटिटी बन जाती है, मतलब 1 बन जाएगा। लेकिन ब्रैकेट तो अभी ए बी के ऊपर है, पर मुझे ब्रैकेट किसके ऊपर चाहिए, पहले दो के ऊपर। और क्योंकि एफ क्या है, फील्ड है, और फील्ड क्या कहते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी है इसके अंदर, तो मल्टीप्लिकेटिव की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है ना, तो ब्रैकेट हमने क्या कर दी, बदल दी।
अच्छा, अब अगली लाइन में ए इनवर्स इंटू ए क्या होता है 1। यहाँ पर हमने लिख दिया क्योंकि ए इनवर्स की ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया 1, यहाँ 1 पुट कर दिया। 1 की किसी भी आइडेंटिटी के किसी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करो, वापस से आइडेंटिटी वापस से वही एलिमेंट आ जाता है। यस, 1 की बी से मल्टीप्लाई करी तो क्या आ गया बी, तो बी किसके बराबर आ गया हमारा 0 के। तो अब देखो हम क्या लेके चल रहे थे, इन दोनों की मल्टीप्लाई 0। इसने क्या कहा था कि मैं क्या हूँ नॉन जीरो, लेकिन बी ने क्या कहा कि मैं क्या निकल आया 0। तो इसका मतलब अगर ए नॉन जीरो हुआ तो बी 0 है, पर उसने क्या कहा अगर हुआ तो ना, अगर ना हुआ तो कहते चलो अब हम दूसरा केस मान के चलते हैं। अब हमने एक और केस भी मान लिया, वो तो तब था ना जब ए नॉन जीरो। कहते चलो ठीक है फिर बी को नॉन जीरो मान लेते हैं। कहते क्योंकि एफ क्या है फील्ड, तो ऑब्वियस ही बात है नॉन जीरो एलिमेंट क्या रखता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। हमें क्या मिला हुआ है ए बी इज इक्वल टू 0। अब ध्यान देना बी इनवर्स का काम आगे फ़ायदा देगा या पीछे, भाई पीछे, तो दोनों जगह मैंने क्या कर दी पोस्ट मल्टीप्लाई किससे बी इनवर्स से। बी इनवर्स से कर सकती हूँ बिकॉज ये एग्जिस्ट करता है, तो मैंने दोनों जगह देखो क्या कर दिया पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया। ओके अच्छा, अब फिर वही वाली बात, लेकिन ब्रैकेट तो फर्स्ट ऊपर है, मुझे तो लास्ट ऊपर चाहिए, तो वो एफ फील्ड है, फील्ड में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है, तो मैंने ब्रैकेट बदल दी। अच्छा, बी इंटू बी इनवर्स क्या होता है 1, तो ए इंटू में 1 बराबर 0, साइड पर रीजन लिख दिया क्योंकि बी इंटू बी इनवर्स किसके बराबर है 1 के। ए इंटू 1 क्या हो गया ए, तो ए किसके बराबर आ गया 0। तो आप खुद देखो भाई, अगर आप कहते हो कि मैं प्रोडक्ट 0 लेके चल रही हूँ ए नॉन 0, तो कहता है फिर बी 0 आ जाएगा। कहता है अच्छा बी नॉन 0 है, तो कहता है फिर ए 0 आ गया। इसका क्या मतलब हुआ कि हमने जब प्रोडक्ट 0 ली तो कोई ना कोई 0 ज़रूर है उसमें से। अगर आप कहते हो ए नॉन 0 है तो बी कहता है मैं 0 हूँ, अगर आप कहते हो बी नॉन 0 है तो ए कहता है मैं 0 हूँ। तो इसका मतलब जो फील्ड है वो भी कैसी होगी विदाउट 0 डिवाइजर। तो हमने लिख दिया कि इन अ फील्ड एफ अगर ए भी 0 है तो या तो ए 0 आ रहा है या बी 0 आ रहा है। इसका मतलब फील्ड भी क्या है नो 0 डिवाइजर है, मतलब विदाउट 0 डिवाइजर है। तो इसका मतलब हर एक फील्ड भी क्या होगी इंटेग्रल डोमेन। तो अब एक रिजल्ट बन गया कि जो हर एक फील्ड होती है वो इंटेग्रल डोमेन तो होती ही होती है, ठीक है। और फील्ड के अंदर भी एक क्वालिटी है कि वो विदाउट 0 डिवाइजर, और इंटेग्रल के अंदर भी एक क्वालिटी है कि वो विदाउट 0 डिवाइजर है। अब इस बिल्कुल जो सेम हमने स्टेप्स किए हैं ना, एक और थ्योरम ऐसी है बिल्कुल सेम, और आपको बिल्कुल सेम ही स्टेप्स करने हैं। उस थ्योरम की स्टेटमेंट भी दिखाती हूँ और उसका भी सॉल्यूशन कर रखा है मैंने, लेकिन आपको वैसे बता रही हूँ कि दोनों के ही जो सॉल्यूशन है वो बिल्कुल सेम है। देखो ये भी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, और देखो ये क्या कह रही है थ्योरम, और डिवीज़न रिंग यानी कि स्क्यू फील्ड हैज़ नो 0 डिवाइजर्स। डिवीज़न रिंग 0 डिवाइज़र नहीं रखती है, मतलब वो ये कहना चाहता है कि जो डिवीज़न रिंग है वो विदाउट 0 डिवाइज़र है। अब आपके मन में आएगा डिवीज़न रिंग क्या होता है। डिवीज़न रिंग क्या होता है, रिंग प्लस यूनिटी प्लस every non-zero element of this ring has multiplicative inverse। तो कहने का मतलब ये है, वैसे पता है इसमें क्या बोलते हैं, इसमें बोलते हैं कि रिंग और फिर ये बोल देते हैं कि एवरी नॉन जीरो एलिमेंट हैज़ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। पर आप ये सोचना अगर कोई इन्वर्स रख रहा है मल्टीप्लिकेशन का तो क्या विदाउट आइडेंटिटी के रख लेगा, नहीं। तो यहाँ पर वो बोलता नहीं है कभी भी कि यहाँ पर आइडेंटिटी प्रॉपर्टी रखी है, यहाँ पर ऑटोमेटिकली बनकर आता है, क्योंकि अगर इन्वर्स रख रहा है तो इन्वर्स से पहले आइडेंटिटी मिलेगी तभी तो इन्वर्स होगा। तो ये याद रखना डिवीज़न रिंग के अंदर क्या होता है, रिंग की 8 प्रॉपर्टीज, ठीक है, 5 एडिशन की, 2 मल्टीप्लिकेशन की, 1 डिस्ट्रीब्यूटिव, प्लस में मल्टीप्लिकेटिव की यूनिटी यानी कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यानी कि नो प्रॉपर्टी, फिर प्लस में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ध्यान रखना जब भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात बोलता है तो वो ये बोलता है एवरी नॉन जीरो एलिमेंट, क्योंकि जीरो एलिमेंट इनवर्स नहीं रखता, ठीक है, क्योंकि जीरो का इन्वर्स 1/0 बनता है, 1/0 इज नॉट डिफाइंड। इसका मतलब यहाँ पर स्पेशली ये लाइन बोलेगा एवरी नॉन जीरो एलिमेंट हैज़ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो इसका मतलब इसके अंदर कितनी प्रॉपर्टी होगी, टोटल 10 प्रॉपर्टी होगी। और अब ये कहने चाह रहा है कि डिवीज़न रिंग का एक और नाम यानी कि स्क्यू फील्ड, ये भी विदाउट जीरो डिवाइजर होता है। तो बस वहाँ पर एफ का नाम फील्ड था, यहाँ एफ का नाम डिवीज़न रिंग रख देते हैं, बाकी बिल्कुल सेम थ्योरम। क्यों, क्योंकि एक तरफ से जब वो थ्योरम हमने इससे पहले वाली करी थी तो उस थ्योरम में हमने कौन सी प्रॉपर्टी की हेल्प ली थी,
मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की हेल्प ली थी, तो विदाउट जीरो डिवाइजर प्रूव हो गया था ना। तो यहाँ पर डिवीजन रिंग में मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की हेल्प लेनी है, तो विदाउट जीरो डिवाइजर प्रूव हो जाएगा। एफ नाम उधर फील्ड का था, यहाँ एफ नाम डिवीजन रिंग का रख दिया, तो देखो यही लिखा है। सो एफ इज अ रिंग विथ यूनिटी इन विच एवरी नॉन जीरो एलिमेंट हैज़ द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो हमने बोल दिया ना कि एफ हमारी रिंग विथ यूनिटी है इन विच एवरी नॉन जीरो एलिमेंट हैज़ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। वी हैव टू शो दैट या वी हैव टू प्रूव दैट कि एफ हैज़ नो जीरो डिवाइजर। तो फॉर दिस हमें क्या प्रूव करना है कि अगर हम ए बी एफ से लेके चल रहे हैं फॉर ऑल, दैट इज़ द सिंबल फॉर ऑल। फिर उसके बाद कहते हैं कि ए इंटू बी अगर जीरो लेके चल रहे हो तो आपको या तो ये दिखाना है कि आइदर ए ज़ीरो या फिर बी जीरो। तो बस हम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल सेम। तो क्या लिखा हमने, मान लिया कि ए नॉन जीरो है और एफ क्या है हमारी डिवीज़न रिंग, तो वहाँ पर फील्ड लिखते थे, यहाँ डिवीज़न रिंग लिख दिया। और अगर ए नॉन जीरो है तो ए का इन्वर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट। अगर ए इंटू बी को हम जीरो लेकर चल रहे हैं तो प्री मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, बिल्कुल ए इन्वर्स से दोनों जगह कर दी। अब ब्रैकेट बदलनी है तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी एग्जिस्ट करती है क्योंकि रिंग दे रखा है, तो ब्रैकेट बदल गई। ए इन्वर्स ए की मल्टीप्लाई करी तो 1 आया, 1 की बी से मल्टीप्लाई करी तो बी आया। तो फाइनली हमने क्या कहा कि हम प्रोडक्ट जीरो ले रहे हैं जिसमें से ए नॉन जीरो है लेकिन बी क्या आ रहा है, जीरो। अब आप समझ ही गए आगे क्या लेंगे, बी को नॉन जीरो। अब हमने लेट कर लिया कि बी हमारा क्या है, नॉन जीरो, और एफ हमारी क्या है, डिवीजन रिंग, इसलिए बी इन्वर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट, क्योंकि डिवीजन रिंग में मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स रखता है नॉन जीरो एलिमेंट। तो बी अगर नॉन जीरो है तो इसका मतलब बी इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। अगर ए इंटू बी को हम क्या लेके चल रहे हैं, जीरो लेके चल रहे हैं, बी का रोल कहाँ है, पीछे है, तो हमें बी इन्वर्स की नीड भी कहाँ है, पीछे है। तो हमने दोनों जगह किससे मल्टीप्लाई कर दी, बी इन्वर्स से, वो भी पोस्ट मल्टीप्लाई। तो देखो यहाँ पर भी कर दी, यहाँ पर भी इसकी मल्टीप्लाई करी तो ये जीरो आ गया, इसकी ब्रैकेट बदल दी तो यहाँ पर रीज़न लिख देना बाय एसोसिएटिव। फिर यहाँ पर 1, तो यहाँ क्या लिख दोगे कि वी नो दैट बी इंटू बी इन्वर्स इज इक्वल टू 1। बिल्कुल पीछे वाली ही थ्योरम है, बस वहाँ पर एफ बराबर फील्ड लिखा था, यहाँ पर एफ बराबर डिवीजन रिंग लिखा है। ए की 1 से मल्टीप्लाई करी तो ए बराबर जीरो आ गया। तो इन अ डिवीजन रिंग एफ हमने प्रूव कर दिया कि हमने देखो जब ए बी को जीरो लेके चले थे तो बी नॉन जीरो लिया तो ए जीरो आ गया, ए नॉन जीरो लिया तो बी जीरो आ गया। तो हमने प्रूव कर दिया कि एक डिवीजन रिंग एफ में कि हम ए बी को जीरो ले रहे हैं तो या तो ए जीरो है या बी जीरो है, तो डिवीजन रिंग हमारी क्या हो गई, नो जीरो डिवाइजर्स हो गई, यानी कि एक डिवीजन रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर है। नेक्स्ट थ्योरम देखो, हमारी नेक्स्ट थ्योरम देखो क्या है, एवरी फाइनाइट नॉन जीरो इंटेग्रल डोमेन इज अ फील्ड। हमें क्या दिखाना है, हर एक फाइनाइट प्लस में नॉन जीरो इंटेग्रल डोमेन वो क्या होती है, फील्ड। अब ऐसा क्यों हुआ, हमने जब सेकंड थ्योरम करी थी तो सेकंड थ्योरम में हमने क्या बोला था कि हर एक फील्ड जो है इंटेग्रल डोमेन होती है, पर कहीं इफ एंड ऑल इफ तो नहीं लिखा हुआ था। इसका मतलब हर एक इंटेग्रल डोमेन तो जरूरी नहीं कि फील्ड हो, हाँ हर एक फील्ड इंटेग्रल डोमेन है, लेकिन हर एक इंटेग्रल डोमेन फील्ड है या नहीं है वो हमें नहीं पता। तो हर एक इंटेग्रल डोमेन फील्ड नहीं होती, लेकिन अगर इंटेग्रल डोमेन के पास ये क्वालिटी हो कि वो फाइनाइट भी है और नॉन जीरो भी है, तब वो इंटेग्रल डोमेन हमेशा क्या बनेगी, फील्ड। लेकिन इसके लिए पहले हम एक नोट, एक रिजल्ट रेडी करते हैं कि अगर पेपर में ये आ जाता है कि आप शॉर्ट क्वेश्चन में डिफाइन करो कि हर एक इंटेग्रल डोमेन फील्ड नहीं है तो एक एग्जाम्पल दो, तो उसके लिए हमने एक एग्जाम्पल पहले रेडी किया है, वो रिजल्ट देख लो, एक नोट भी रेडी रहेगा। ये हर एक इंटेग्रल डोमेन हमारी फील्ड नहीं होती है। देखो लिखा हुआ है कि एवरी इंटेग्रल डोमेन इज नॉट अ फील्ड। तो इसके लिए हमने एक एग्जाम्पल कंसीडर किया जेड का। जेड हमारे किस चीज़ का सेट होता है, इंटीजर्स का। इंटीजर्स हमारे क्या होते हैं, 0 1 2 3 4 अप टू सोन -1 -2 -3 अप टू सोन, ठीक है, ये ले लिया जेड। अब ये जेड इंटेग्रल डोमेन है, आप कहोगे कैसे, इंटेग्रल डोमेन में क्या था, 5 एडिशन की प्रॉपर्टी थी, देख लो। अगर आप 5 एडिशन की क्लोजर देख लो, अगर आप कोई भी 2 नंबर लेते हो उनको ऐड करते हो तो क्या इसमें नहीं जाएंगे, चले जाएंगे, क्लोजर होगी एडिशन की। एसोसिएटिव आप 3 नंबर लो, पहले उन 2 को ऐड कर लो फिर लास्ट के 2 को ऐड कर लो, तो कोई दिक्कत नहीं है। आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी दिख रही है, 0। अच्छा एडिटिव इन्वर्स, अगर 1 है तो -1 भी है, 2 है तो -2 भी है, 3 है तो -3 भी है, 4 है तो -4 भी है।
तो एडिटिव इन्वर्स भी हो गया। फिर कॉम्यूटेटिव, अगर मैं 2+3 करती हूँ तो 3+2 भी हो गया, यानी कि अगर मैं 2 नंबर सीधे ऐड करूँ या उल्टे ऐड करूँ वो भी हो गया, तो 5वें एडिशन की होगी। अच्छा, अब 2 क्लोजर और एसोसिएटिव मल्टीप्लिकेशन की, अगर मैं 2 नंबर जेड में से उठाऊँ और उनकी मल्टीप्लाई करूँ तो क्या जेड में नहीं जाएगा? बिल्कुल, 2 इंटीजर की मल्टीप्लाई करते हैं तो वापस से जाती है, तो वो भी होगी। एसोसिएटिव, कोई 3 नंबर लूँ, पहले 2 की मल्टीप्लाई करूँ, फिर एक बार लास्ट की 2 की मल्टीप्लाई करूँ, तो जब मैं पहले 2 की करूँगी तीसरे से करूँगी वही आएगा, जो लास्ट की 2 की करूँगी जो पहले से करूँगी तो वही आएगा, है ना, तो वो भी होगी। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटिव, मान लो 2×3+4 लिखा है, और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से हमारा कितना आ जाएगा 2×3 प्लस में 2×4, तो हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड कर गई। अब बात आई हमारी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की। अब हमने देखा कि जब हम 1 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स करेंगे तो 1 की ऐसी किससे मल्टीप्लाई करें कि आंसर 1 आ जाए, 1, तो 1 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हो गया 1। इसी तरह से जैसे हमने -1 का देखा कि -1 की ऐसी किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि हमारा आंसर 1 आ जाए, भाई -1 की भी -1 से करेंगे तो 1 आएगा, तो इसका मतलब 1 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी एग्जिस्ट हो गया और -1 का भी। लेकिन अगर मैं कहूँ कि 2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ढूंढो तो आप कहोगे कि 2 का तो 1/2 होता है, क्या 1/2 जेड में है? नहीं। मैं कहूँ 3 का, आप कहोगे 1/3 क्या जेड में है? नहीं। तो इसका मतलब हमने ये नोट किया कि इसके अंदर से सिर्फ 2 ही एलिमेंट है, 1 और -1 नॉन जीरो वाले, जो कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स रखते हैं, और कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं रखता। तो हमने यही लिखा कि जेड हमारा इंटेग्रल डोमेन तो है लेकिन हमारा फील्ड नहीं है। तो हमने देखो यही लाइन लिखी है कि जेड हमारा फील्ड नहीं है क्योंकि हमारे 2 नॉन जीरो ही एलिमेंट है जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स रख रहे हैं, लेकिन सभी नहीं रख रहे, और वो कौन है 1 और -1, बाकी कोई भी नहीं रख रहा, इसी वजह से जेड हमारा फील्ड नहीं है। तो हमारी ये थ्योरम, जो इस थ्योरम में रिजल्ट, वैसे ही मैंने ये बताया है कि इंटेग्रल डोमेन हमारा फील्ड नहीं होता, लेकिन हमारी जो थ्योरम थी उसे कंटिन्यू करते हैं कि उस थ्योरम में हमें एक आता कि अगर आप इंटेग्रल डोमेन को ये कह देते हो कि आप फाइनाइट और नॉन जीरो तो फिर वो फील्ड बन जाएगा, लेकिन ये जेड आपने देखा था ये फाइनाइट नहीं था ना, तो इसी वजह से ये क्या है कि फील्ड नहीं बना। अब यही थ्योरम देखो, एवरी फाइनाइट नॉन जीरो इंटेग्रल डोमेन इज अ फील्ड। तो अब हमें सबसे पहले एफ एज्यूम कर लिया, एफ है कौन, फाइनाइट नॉन जीरो इंटेग्रल डोमेन, इसका नाम रख दिया, एफ का नाम क्या रख दिया, फाइनाइट नॉन जीरो इंटेग्रल डोमेन, ताकि हमें इतना बड़ा बड़ा बार बार ना बताना पड़े। अब ध्यान से सुनो, एफ क्या बोला है, स्पेशली फाइनाइट। फाइनाइट का मतलब क्या है कि इस सेट पे हमारे फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, मुझे नहीं पता कितने हैं, 10 हैं, 20 हैं, 50 हैं, 60 हैं, 100 हैं, कितने हैं, पर उन्हें हम गिन सकते हैं, वो फाइनाइट हैं। तो ठीक है, हमें एग्जैक्ट तो नहीं पता कितने हैं, तो हमने इसीलिए जान के लास्ट n ले ली नोटेशन, ताकि n 20 30 40 50 60 100 1000 कुछ भी हो सकता है। तो हमने f के अंदर क्या ले लिया, A1 A2 अप टू AN। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, हमें क्या बोला है, एफ क्या है, इंटेग्रल डोमेन। अब इंटेग्रल डोमेन आते ही हमारे मन में क्या आ गया कि ये कॉम्यूटेटिव है, रिंग है और विदाउट जीरो डिवाइजर है। तो हमने देखो यही चीज़ लिख दी कि कॉम्यूटेटिव भी है, रिंग भी है, विदाउट जीरो, तो पूरा बोल दिया कॉम्यूटेटिव रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर्स। देखो साइड पर लिखा भी है, इंटेग्रल डोमेन के पास क्या खास बात है, कॉम्यूटेटिव वाली भी है, वो भी मल्टीप्लिकेशन की कॉम्यूटेटिव, रिंग और विदाउट जीरो डिवाइजर। तो इसका मतलब मुझे क्या प्रूव करना रह गया, अगर मुझे यहाँ पर फील्ड दिखानी है तो क्या प्रूव करना रह गया, आइडेंटिटी रह गई और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, क्योंकि आपको बताया था ना इंटेग्रल डोमेन में कई ऑथर यूनिटी लेते हैं कई नहीं लेते, तो मैंने आपको कहा था कि हम फिर नहीं लेके चलेंगे यूनिटी, तो इसीलिए हमें फील्ड के लिए यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी दिखानी पड़ेगी और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी दिखाना पड़ेगा। ठीक है, अब ये थ्योरम थोड़ी सी ध्यान से करने वाली है, इसके लिए मैंने कुछ स्टेप बनाए हैं, वो स्टेप आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। देखते हैं वो स्टेप्स क्या हैं। स्टेप नंबर 1 है इस थ्योरम को करने का कि आपको इंट्रोडक्शन देनी है अबाउट गिवन एंड टू प्रूफ। तो देखो अभी तक जितना अभी मैंने आपको इस थ्योरम में बताया था वो स्टेप नंबर 1 ही था, क्योंकि मैंने आपको पूरी इंट्रोडक्शन बताई है कि गिवन कौन है और हमें प्रूफ क्या करना है। तो स्टेप नंबर 1 क्या हो गया कि आप अपना गिवन बताओ और टू प्रूफ बताओ। स्टेप नंबर 2 जो कि अब हम करेंगे, आपको क्या करना है, एक ए एलिमेंट लेना है फील्ड के अंदर, सॉरी एफ के अंदर से, जो हमने नाम रख रखा है एफ, जो हमने नोटेशन ले रखी है वो नॉन जीरो फाइनाइट इंटेग्रल डोमेन की, उसके अंदर से अपना एक ए चूज़ करना है जो कि नॉन जीरो है, और आपको किसी तरह से A×A1 A×A2 अप टू A×AN को एफ के डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स दिखाना है।
तो आपका सेकंड स्टेप जो है ये है कि आपको किसी तरह से ए से यहाँ तक पहुँचना है। अब वो उसके लिए हमें क्या करना है वो हम थ्योरम में सीखेंगे। स्टेप नंबर 3, आपको स्टेप नंबर 3 में क्या करना है, ए आई को क्या प्रूव करके दिखानी है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। उसके लिए बस आपको मेन माइंड में सेट होगा, ये स्टेप इसलिए बना रहे हैं ताकि आपको ये थ्योरम में ध्यान रहे कि हमें करना क्या क्या है। भाई पहले में इंट्रोडक्शन देनी है, दूसरे में हम एक एलिमेंट लेके चलेंगे ए, और किसी तरह से हम अपना टारगेट पूरा करेंगे कि A1 A2 ए अप टू AAN को हमने डिस्टिंक्ट एलिमेंट दिखाना है। फिर स्टेप नंबर 3 में जब वो चीज़ हो जाएगी फिर हम AI को क्या दिखाने की कोशिश करेंगे, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। और स्टेप नंबर 4 में A का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालेंगे और थ्योरम खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं। तो स्टेप नंबर 2 हमने स्टार्ट कर दिया। हमने एफ के अंदर से यानी कि फाइनाइट नॉन जीरो इंटेग्रल डोमेन के अंदर से एक ए ले लिया जो कि नॉन जीरो है। अब ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पर एक फिगर ड्रॉ कर रखी है ऊपर एफ। मैंने क्या बोला था जब स्टार्टिंग में फर्स्ट स्टेप किया था, उसने बोला था फाइनाइट है, तो हमने इसके अंदर एलिमेंट मान लिए थे खुद से, A1 है, A2 अप टू AN है, खुद माने थे ना ये कि इसके अंदर N एलिमेंट हैं ये सारे। अच्छा, अब आप कह रहे हो कि इसके अंदर से मैंने ए उठा लिया, मुझे नहीं पता ए कौन है, ये है या ये है, तो इन्हीं में से, क्योंकि अगर आप मान लो ये 20 एलिमेंट हैं तो मैं कहती हूँ इसमें से मैंने ए उठाया तो एक इन्हीं 20 में से कोई एक होगा ना। ठीक है जी, चलो। तो अब एफ क्या है, इंटेग्रल डोमेन। अब आप कह रहे हो कि मैंने ए इसके अंदर से लिया है। अब ए अगर मान लो कुछ भी है, अगर मैंने ए इसके अंदर से पिक किया है तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि भाई अगर आपका एफ इंटेग्रल डोमेन है तो आप इसके अंदर से कोई भी दो एलिमेंट लेते हो, एनी टू एलिमेंट, तो उन दोनों की मल्टीप्लाई इसमें जाएगी। भाई बिल्कुल, अगर मैं कहती हूँ A1 A2 उठाया तो A1 A2 भी एफ में होगा। मैंने उठाया A1 A3 तो A1 इंटू A3 भी एफ में होगा। मैंने उठाया एक ए, मुझे नहीं पता कि एक इनमें से किसकी इक्वल है, कोई तो होगा। मान लो मैंने एलिमेंट उठाया, एक ले लिया ए और एक ले लिया A1, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई भी तो किस में जाएगी, एफ में। मैं कहती हूँ चलो मैंने एक ए उठाया और एक A2 उठाया, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई भी किस में जाएगी, एफ में। आप समझ ही गए होंगे मैं ए की इससे मल्टीप्लाई करके क्यों ले रही हूँ, क्योंकि मेरा टारगेट ये है कि मुझे किसी तरह से A1 A2 AAN को क्या दिखाना है, डिस्टिंक्ट। तो सबसे पहले मैंने कहा कि एफ इंटेग्रल डोमेन है और ए इसके अंदर से एलिमेंट लिया है, तो हमें पता है इंटेग्रल डोमेन में एनी टू एलिमेंट अगर हम पिक करते हैं तो उनकी मल्टीप्लाई भी उसी के अंदर जाएगी। तो इसका मतलब A1 भी एफ में जाएगा, A2 भी एफ में जाएगा, AAN भी एफ में जाएगा, और ये A1 A2 AAN क्योंकि एफ के हैं तो इसका मतलब मैंने ये तो दिखा दिया कि एफ के ही एलिमेंट है। लेकिन मैंने ये तो नहीं कहा डिस्टिंक्ट। हमारा सेकंड स्टेप का टारगेट क्या क्या है, इसको डिस्टिंक्ट दिखाना। अब आप खुद सोचो, अब किसी चीज़ को डिस्टिंक्ट दिखाना है मतलब अलग अलग दिखाना है, तो कैसे मैं कह दूं कि वो अलग अलग है। तो मैंने जान के इसके अपोजिट एज्यूम कर लिया। मैंने कहा ठीक है, आपको अगर ये है ना कि डिस्टिंक्ट नहीं है तो ठीक है, फिर पक्का कोई दो इक्वल होंगे। अब कौन से दो इक्वल होंगे, अगर आपको दिखाना तो डिस्टिंक्ट है, जान के हम उल्टा लेके चल रहे हैं ताकि नीचे कॉन्ट्राडिक्शन आ जाए। तो हमने कहा ठीक है, जब आई जे इक्वल नहीं होंगे तो कोई तो हैं जो दो सेम है। भाई सफिक्स सेम नहीं है, लेकिन जैसे मैं कहूँ आई का नाम 1 और जे का नाम 2 है, तो मैंने उसको कहा कि 1 2 के इक्वल नहीं है, लेकिन A1 A2 के इक्वल है। पर मैंने स्पेसिफिकली तो नहीं कहा, इसलिए मैंने आई और जी से नोटेशन दिया है कि लेट इफ पॉसिबल, मान लेते हैं कि अगर ऐसा हो कि आई जे इक्वल ना हो, कोई आई जे इक्वल ना हो, तो ए आई ए जे की इक्वल। आपको पता है हम क्यों लेके चल रहे हैं, ताकि नीचे कॉन्ट्राडिक्शन आ जाए, क्योंकि हमें डिस्टिंक्ट दिखाना है। इसको इधर बुला लिया, ए आई माइनस में ए जे इज इक्वल टू 0। ए हमारी लेफ्ट हैंड साइड से कॉमन था, ले लिया। अब यहीं रुक जाओ। एफ क्या गिवन है, इंटेग्रल डोमेन, और इंटेग्रल डोमेन के पास क्या खास बात होती है, विदाउट जीरो डिवाइजर की। विदाउट जीरो डिवाइजर क्या कहता है कि अगर मल्टीप्लाई 0 है तो वो तभी 0 है, या तो ये 0 या ये 0। तो हमने लिख दिया आइदर ए 0 और दिस 0। आइदर और का मतलब ये है कि दोनों भी हो सकते हैं, नहीं तो कोई एक तो पक्का होगा। बट ए ने तो क्या कहा था शुरू में ही जब लेट किया था कि मैं तो नॉन जीरो, इसका मतलब इसी को क्या होना पड़ेगा, 0। इसका मतलब ए आई माइनस ए जे क्या हो गया, 0। तो ए आई किसके इक्वल हो गया, ए जे के इक्वल। तो इस हिसाब से तो अगर ए आई ए जे के इक्वल है तो इसका मतलब तो आप ये कह रहे हो कि ये नोटेशन इसके इक्वल है, आई किसके बराबर हो गया, जे के, विच इज़ नॉट ट्रू, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने बोला था आई और जे इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब आपकी कंट्राडिक्शन आ गई। आपने ऐसा क्या एज्यूम कर लिया था, मैंने एज्यूम कर लिया था कि जब आई जे इक्वल नहीं होंगे तो ये दोनों इक्वल होंगे, और इसी पे कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। इसका मतलब ए आई और ए जे इक्वल नहीं होंगे। इसका मतलब ये तो मैंने दो आर्बिट्रेरी उठाए थे, इसका मतलब तो कोई भी आपस में इक्वल नहीं है। और ये सारे थे किसके, एफ के एलिमेंट। तो मैंने फाइनली ये चीज़ दिखा दी
कि A1, A2, A3, AAN ये सारे F के क्या हैं, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। तो मेरा सेकंड स्टेप कामयाब हो गया। सेकंड स्टेप में मैं A को नॉन जीरो लेके चली थी और किसी तरह से मैंने AA1, AA2, AA3 अप टू AAN को मैंने क्या दिखा दिया, डिस्टिंक्ट। अब सेकंड स्टेप तो हो गया। मेरा थर्ड स्टेप क्या है कि मुझे AI को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी दिखाना है। ठीक है, अब उसके लिए काम करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी दिखाना है, तो चलो इसके लिए काम करते हैं। अब सबसे पहले मैंने यहाँ पर बना लिया एफ़ के अंदर, अभी अभी जस्ट मैंने दिखाया है कि ये सारे एलिमेंट और ये सारे डिस्टिंक्ट हैं, A1, AA2 ये। अब मैंने उसको ये कहा कि भाई क्योंकि मैंने ए कहाँ से लिया था, ए तो एफ से लिया था। आप कह रहे हो कि एफ में ये सारे हैं डिस्टिंक्ट एलिमेंट, तो इसका मत, और शुरू में ही मैंने बोला था ना कि एफ के अंदर एन एलिमेंट्स हैं। शुरू में जब एज्यूम किया था एफ A1 A1 A2 अप टू AN, तो इससे यही पता चल रहा था कि उसके अंदर एन एलिमेंट है। हमने ये एज्यूम किया और अभी अभी आपने कहा कि ये सारे डिस्टिंक्ट हैं, तो ये भी एन है। इसका मतलब ए इन्हीं में से कोई एक है। मुझे नहीं पता इसके इक्वल है, इसके इक्वल है या इसके इक्वल है, किसके पता नहीं। आई, इसीलिए हमने क्या कहा कि ठीक है ए किसी आई के इक्वल है फॉर सम आई। ये I1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, हमें नहीं पता कौन से वाले के इक्वल है, क्योंकि आप कह रहे थे कि ए इसके अंदर से है और ए और इसके अलावा एलिमेंट है नहीं एफ में, क्योंकि टोटल एन है और एन के एन आपने बता दिए। तो ए इन्हीं में से किसी के इक्वल है, तो मैंने मान लिया कि जो ए है वो मेरा किसके इक्वल है, आई की। अब क्योंकि एफ तो क्या है, कॉम्यूटेटिव, तो कॉम्यूटेटिव कहती है कि चाहे सीधी मल्टीप्लाई करो चाहे उल्टी मल्टीप्लाई करो सेम होगा। इसका मतलब आई या ए दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब दोनों ही किसके इक्वल हैं, ए के इक्वल है। तो हमने फाइनली स्टार इक्वेशन में क्या दिखा दिया, ए हमारा किसके इक्वल हो गया, आई और ए। ठीक है। अब आप कहोगे कि ये तो थोड़ी थोड़ी उसी से मिलती जुलती है आइडेंटिटी से। याद करो हम आइडेंटिटी में क्या लिखते थे कि ए की ई से मल्टीप्लाई करें तो ए आ जाए, या ई की ए से मल्टीप्लाई करें ए आ जाए, तो ई हमारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो जाती है। बिल्कुल। तो आप कहोगे यही हो तो गया, नहीं, क्योंकि जो वो प्रॉपर्टी होती थी वहाँ लिखा जाता था फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू, जो भी आपका ग्रुप है या फिर रिंग है ये। ठीक है। तो क्या आपने यहाँ कहीं फॉर ऑल ए दिखाया, नहीं, आपने तो किसी एक के लिए दिखाया है। अगर यहाँ पर ये मैं दिखा देती किसके लिए, फॉर ऑल के लिए दिखा देती, तो ये हो जाता। ये तो कोई पर्टिकुलर ए है, तो अब मैं क्या करूँगी, अब मेरे को पता तो चल गया कि ये कहीं ना कहीं ए आई ही है जो कि ई की जगह पर है। तो मुझे इसको क्या दिखाना है, आइडेंटिटी दिखाना है, तो क्यों ना मैं कोई और एलिमेंट ऐसा लूँ आर्बिट्रेरी और वहाँ पर दिखा दूँ कि उसकी ए आई से मल्टीप्लाई करी तो आंसर वापस से वही एलिमेंट आ गया। यानी कि जैसे कि मैंने आर्बिट्रेरी का मतलब होता है अपने सबके लिए दिखा दिया। तो मैं ये प्रूव करूँगी, क्योंकि मेरा थर्ड स्टेप मुझे यही कह रहा था कि आपने ना किसी तरह से ए आई को क्या दिखाना है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मुझे ऊपर हिंट तो मिल चुका है, क्योंकि ए ने कहा है कि ए आई से मल्टीप्लाई करें तो ए आ रहा है। बस वहाँ पर दिक्कत ये थी कि फॉर ऑल के लिए नहीं था, वो पर्टिकुलर ए के लिए था। इसीलिए मैं उसको कह रही हूँ कि ठीक है हम आर्बिट्रेरी एलिमेंट उठा रहे हैं। अगर इसने भी ऐसा ही स्टार जैसा काम कर दिया फिर तो मानोगे ना कि सबके लिए किया है, क्योंकि मैं तो कोई एक एलिमेंट तो आर्बिट्रेरी एलिमेंट हूँ। तो ठीक है, हमने बी को क्या ले लिया, एफ से ले लिया। अब ध्यान दो, मैंने ए इंटू बी उठाया, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ए इंटू बी इसलिए उठाया क्योंकि ए की वैल्यू ऊपर से पुट कर दी। आप कहोगे कि ए इंटू बी, क्योंकि देखो बी तो लेना ही है, और अगर ए नहीं लूँगी तो ए आई कैसे आएगा क्वेश्चन में। ठीक है, इसी वजह से हमने ए इंटू बी उठाया। बी तो इस वजह से आर्बिट्रेरी की वजह से, और अगर ए नहीं लिया तो फिर ए आई अंदर कैसे घुसेगा। तो ए इंटू बी उठाया, ए की वैल्यू पुट करी। ठीक है, यहाँ तक आगे। अब इसको इधर बुला लो, ले आए। ठीक है, यहाँ से हमने लिख भी दिया कि ए इसके इक्वल है, इसीलिए हमने यहाँ पर ए की वैल्यू पुट करी, इसको बुला लिया था। बी देखो दोनों के पीछे वाली साइड पर है, तो यहाँ पर भी पीछे वाली साइड पर, इधर देखो, और ए दोनों की आगे वाली साइड पर है। तो हमने क्या किया, ये जो ब्रैकेट थी ना शुरू में, इसको बदल दी। मैं जानकर ए पर अलग करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है ए नॉन जीरो है और एफ हमारी इंटेग्रल डोमेन है, तो विदाउट जीरो डिवाइजर का काम चलेगा यहाँ पर। तो मैंने क्या किया, ए कॉमन ले लिया और अंदर ये ब्रैकेट बन गई। ध्यान दो, ये अलग चीज़ होगी, ये अलग चीज़ होगी, और इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या आ गई, जीरो। और एफ क्या है, इंटेग्रल डोमेन। इंटेग्रल डोमेन है तो क्या हो गया हमारा, विदाउट जीरो डिवाइजर।
ठीक है। और विदाउट जीरो डिवाइज़र क्या कहता है कि अगर दो चीज़ों की मल्टीप्लाई ज़ीरो है तो किसी एक को तो जीरो ज़रूर होना पड़ेगा, आइदर दिस और दिस। पर ये कहता है भाई मैं तो हूँ ही नहीं, क्योंकि मैंने शुरू में ही लेट किया था कि मैं नॉन जीरो हूँ, तो इस हिसाब से तो फिर ये वाली चीज़ हमारी क्या हो गई, जीरो हो गई। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। फिर b किसके बराबर आ गया, ए आई इंटू बी के, और क्योंकि f तो क्या है कॉम्पिटेटिव, तो अगर b ए आई इंटू बी के बराबर आ गया तो इसका मतलब इसके उल्टे के भी बराबर है, तो b फाइनली इसके बराबर आ गया। b कोई एक नहीं था, b था आर्बिट्रेरी, b क्या था हमारा, आर्बिट्रेरी एलिमेंट। तो इसका मतलब तो हमने ये सबके लिए प्रूव कर दिया, इसका मतलब तो ये हो गया फॉर ऑल बिलोंग्स टू एफ। तो इसका मतलब हमने ये कह दिया ना कि बी की इससे मल्टीप्लाई करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता बी आ रहा है, बी की इससे मल्टीप्लाई करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता बी आ रहा है। ऐसा काम तो ई करता था, यानी कि ए आई की जगह पर ई काम करता था, तो ई का काम किसने किया, ए आई ने। तो इसका मतलब ए आई हमारी क्या होगी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती कौन है असल में, वन। इसका मतलब ए आई की वैल्यू हमारी क्या हो गई, वन। तो वन किस में चला गया, एफ में। तो हमने क्या दिखा दिया कि जो एफ है वो हमारी रिंग विद यूनिटी है। तो अब आगे देखते हैं। तो अब हमें नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या था, फाइनली लास्ट स्टेप कि हमें ए के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को फाइंड आउट करना है। अब याद करो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कब बनेगा, ए की मैं किसी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करूँ और आंसर वन आ जाए तो बन जाएगा, है ना। तो मैंने यही कहा, क्योंकि आप ध्यान दो, क्योंकि अभी अभी आपने जस्ट क्या कहा ऊपर कि वन किससे बिलोंग करता है, एफ से। ध्यान से ये चीज़ सुना। और आपने शुरू में क्या अभी अभी जब आपने सेकंड स्टेप दिखाया था तो सेकंड स्टेप में आपने क्या कहा था कि एफ के अंदर तो ये एलिमेंट है ए वन ए टू अप टू ए एन, कहा था ना। और आप कह रहे हो कि आप वन भी इसके अंदर चला गया, तो फिर वन भी तो इनमें से किसी के इक्वल होगा। मुझे नहीं पता कि किसके इक्वल है, इसके इसके या इसके, पर आप कह रहे हो कि वन भी एफ में है और एफ कहता है नहीं मेरे पास तो यही एन एलिमेंट है, तो फिर वन को इन्हीं में से किसी के इक्वल होना पड़ेगा। तो कहते हैं कि ठीक है, हमने मान लिया कि वन इन्हीं में से जो इक्वल है वो किसी आर के लिए है। मतलब हमें नहीं पता वो आर मान लो 10 नहीं हुआ, मान लो वो एन आर जो है 10 है, तो हो सकता है वन ए इंटू ए 10 के बराबर हो, पर 20 कहते हैं नहीं मैं हूँ वो आर। तो ऐसे अब इसीलिए तो हम स्पेसिफिक 10 नहीं कह रहे, स्पेसिफिक 20 नहीं कह रहे, तो हमने कहा ठीक है ए वन ए टू अप टू ए एन है, तो इसमें से एक एलिमेंट दे दो जिसको कि हम वन मान लें। कहते हैं ठीक है, उसकी नोटेशन आर ले लो। तो वन किसके इक्वल हो गया, ए इंटू ए आर और ए आर इंटू ए। और हम जानते हैं कि अगर एलिमेंट की किसी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होकर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाए तो फिर वो किस चीज़ का काम करती है, इन्वर्स का काम करती है। तो ए का इन्वर्स कौन बन गया, ए आर। तो हमने लिख दिया ए आर जो है हमारे इस नॉन जीरो एलिमेंट ए का क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। और हमने अपने नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स सिखा दिया। अब ये ए ऐसे ऐसे जितने भी नॉन जीरो हैं, फिर इसका मतलब तो हमने सबके लिए दिखा दिया जितने भी नॉन जीरो थे। तो इसका मत, क्योंकि अभी अभी जस्ट हमने ये दिखाया ना कि हम तो स्पेशल एक यूं ही उठा लिया था एलिमेंट, जैसे हमने शुरू में ए उठाया था ऐसे हम कोई बी उठा लेते या कोई सी उठा लेते। इसका मतलब अगर हमने ए का फाइंड आउट कर लिया तो इसका मतलब हमने सभी के नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, तो एवरी नॉन जीरो एलिमेंट, क्योंकि बताया था ना स्टेप नंबर 4 में कि एक एलिमेंट का आपने ए का ही ढूंढना है और ए नॉन जीरो था, स्पेशल खास बात यही थी। और नॉन जीरो एलिमेंट का हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ढूंढ लिया, इसका मतलब हमने हर एक नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ढूंढ लिया और इसका मतलब एफ हमारा क्या हो गया फिर। तो हमारी थ्योरम्स का टॉपिक यहीं पर फिनिश होता है। बाय।